नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत जी केलकर। नमस्कार। सूर्यकांत जी केलकर आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए वर्षों उन्होंने बतौर स्वयंसेवक, बतौर प्रचारक काम किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के संगठन मंत्री रहे हैं। लेकिन इन दिनों सूर्यकांत केलकर जिस गंभीर विषय पर काम कर रहे हैं वह विषय है अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ का विषय है। भारत में, असम में, पश्चिम बंगाल में और दूसरे सीमावर्ती राज्यों में जिस तरह से बेहिसाब घुसपैठ हो रही है और इस घुसपैठ के कारण जो ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन आया है, जनांकीय परिस्थितियों में बदलाव आया है, उस प्रश्न को सूर्यकांत केलकर बहुत प्रमुखता से मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, पश्चिम बंगाल से लेकर मुंबई तक और असम से लेकर आंध्र प्रदेश तक लगातार उठा रहे हैं। और एक अपने भारत रक्षा मंच के नाम पर एक उन्होंने अपना संगठन खड़ा किया है और ये संगठन बार बार भारत सीमा में हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, संघर्षरत है। और सूर्यकांत केलकर बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि यदि बांग्लादेशी घुसपैठ को नहीं रोका गया तो भारत में एक बार फिर से दूसरे विभाजन का खतरा पैदा हो जाएगा। सूर्यकांत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सूर्यकांत जी, मैं सबसे पहले तो आपके संदेशे की तरफ जानना चाहूँगा। आप बार बार ये कहते हैं कि ये घुसपैठ जो हो रही है वो भारत में दूसरा विभाजन ला सकती है। आपको अंदेशा ये क्यों है? आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। ये इतना शांतिपूर्ण आक्रमण चल रहा है कि सामान्य व्यक्ति को इसकी कल्पना ही नहीं आ रही है। किंतु जनसांख्यिकी के अगर आंकड़े देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि 1901 में आसाम में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत 5% है, जो आज 35% हो गया है। बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या पुनः 33% हो गई है। और हम सब लोगों को यह तो विदित होना ही चाहिए कि भारत का विभाजन मुस्लिम लीग ने भले ही मांग की हो, किंतु वही हुआ जहां मुस्लिम हिंदू जनसंख्या से ज़्यादा जनसंख्या भी थी। नहीं, मेरा सवाल ये है सूर्यकांत जी कि मुस्लिम प्रतिशत जो बढ़ रहा है ये भारतीय मुस्लिम नहीं है, ये विदेशी मुस्लिम है क्या? बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम है क्या? अगर भारत के मुस्लिम की संख्या बढ़े तो इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम भी भारत का एक अंग है। आपकी आपत्ति क्या है? आपका प्रश्न ये भी बराबर है। जो ये ग्रोथ जो है, ये तो माना मैंने कि मुस्लिम जनसंख्या भारत में भी बढ़ रही है हर जगह, किंतु ये अननेचुरल ग्रोथ है बंगाल और आसाम में, त्रिपुरा में, कुछ मात्रा में बिहार के सीमावर्ती जिलों में। ये अननेचुरल ग्रोथ, पूर्णिया और दूसरे जो बिहार की किशनगंज। वैसे आपने जो बात कही उसी प्रकार की बात आसाम के मुख्यमंत्री जो हैं गोगोई साहब, उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ जो ये डेमोग्राफिक चेंज है ये तो मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे पैदा करने के कारण है। किंतु वैसा अगर है तो भी हिसाब लगाने पे ऐसा ध्यान में आता है कि ये अननेचुरल ग्रोथ हुई है और बड़ी मात्रा में वहाँ अननेचुरल ग्रोथ मतलब ये लोग घुसपैठ हो रही है। हाँ, और भारत के नागरिक बन जाते हैं सरकार के सहयोग से, राज्य सरकारों के सहयोग से। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और इस मामले में तो बहुत स्पष्टता से कई नेता बोलते रहे हैं। यानी एक तरह से मैं अगर ये कहूँ कि हमारे देश के नेताओं ने इसको अपना वोट बैंक बना के रखा। कम्युनिस्ट, कांग्रेस और अब तृणमूल कांग्रेस भी, ये एक उन्होंने इसमें अपना वोट बैंक खोज लिया है। बांग्लादेशी मुसलमानों को आपको याद दिलाऊंगा कैसे उन्हें वो भारत का नागरिक बनाते हैं। मैं आपको पहले तो ये याद दिलाना चाहूँगा कि ये नेता कैसे इनसे मिले। मैं 2-3 उदाहरण बताता हूँ आपको।
बरुआ साहब थे इमरजेंसी के दिनों में, आपको याद देवकांत होगा कि बरुआ, इंदिरा इज देवकांत इंडिया, बरुआ, इंडिया इज हाँ, इंदिरा बोलने वाले, बिल्कुल बराबर। जी। यह कांग्रेस के उस समय अखिल भारतीय अध्यक्ष थे। ये बोला करते थे कि जब तक आसाम में अली और कुली आते रहेंगे, जब तक इनका प्राबल्य बढ़ेगा, तब तक कांग्रेस को कोई आसाम में नहीं हरा सकता। अली का मतलब बांग्लादेशी मुसलमान और कुली का मतलब बिहार से आने वाले चाय कुली। बागान में काम करने वाला मजदूर। इसी प्रकार आप देखेंगे कि अब्दुल गनी खान चौधरी बंगाल के मालदा के सांसद होते थे, रेल मंत्री रहे। उन्होंने भी बड़ी मात्रा में प्रवेश इनका कराया। उन्होंने ही नहीं, अभी उनकी भतीजी खुशबू चौधरी सांसद है। हाँ, अभी आप राष्ट्रमंडल खेल हुए दिल्ली में, सुरेश कलमाड़ी उस समय राष्ट्रमंडल खेलों के अध्यक्ष थे। बाद में भ्रष्टाचार पुणे से वगैरह कांग्रेस के सांसद थे वो। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो स्टेडियम वगैरह और निर्माण कार्य चले, इसके लिए 10,000 मजदूर बांग्लादेश से लाए, जो वापस नहीं गए। वापस नहीं गए। कोई वापस जाने का रिकॉर्ड नहीं। तो ये दिखाई देता है कि केलकर साहब, मेरा सवाल था कि ये घुसपैठी आ जाते हैं, घुसपैठ होती है क्योंकि भारत में रोजगार है, अवसर है, बांग्लादेश में गरीबी है, अवसर रोजगार नहीं है, तो मजदूरी करने, सब्जी बेचने, रिक्शा चलाने मालदा में लोग आते रहते हैं। मालदा के मैं रहा हूँ, मालदा की जानकारी है मुझे, और मालदा के आम मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन हमारी सरकारें, जो राज्य की सरकारें हैं, जो भारत के प्रति जिम्मेदार हैं, संविधान के प्रति जिम्मेदार हैं, वो इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत का नागरिक कैसे बना देती हैं? आप उस पर प्रकाश डालिए। वैसे सरकार भी जानती है, एक रैकेट बना हुआ है। अभी बांग्लादेश में अब जमात इस्लाम क्या कर रही है, उनके नेताओं को फांसी वगैरह की सज़ा भी हो रही है, ये सब आपने सुना होगा, अभी अखबारों में आ भी रहा है। जी हाँ। जमात इस्लाम ने उस समय पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था बांग्लादेश मुक्ति के खिलाफ। उनके ऊपर केसेस चले, अब उसके परिणाम आए, कुछ लोगों को फांसी वगैरह की सज़ा हुई है। आतंकवादी जमात इस्लाम जैसे कट्टरवादी, ऐसे सब लोगों ने एक पूरा रैकेट बना के रखा है। वहाँ से जत्थे के जत्थे भारत में भेजे जाते हैं, अलग अलग रास्तों से भी वो आते हैं। इधर उनकी व्यवस्था की जाती है व्यवस्थित, और उनके लिए जो ठेकेदार इधर उनको लाता है, वो ठेकेदार पहले से नेताओं से बातचीत करके रखता है। और हम लोगों के लिए राशन कार्ड बनाना भले ही कठिन हो, किंतु नेताओं की मदद से ये सब घुसपैठियों के लिए राशन कार्ड बनाना आसान है। राशन कार्ड बनना बहुत आसान है। एक 10 से 15 दिन के अंदर उनको राशन केलकर कार्ड साहब, मिलता है। आप आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के, नरेंद्र मोदी जी भी प्रचारक रहे हैं, आपने दोनों ने साथ साथ संघ में काम किया है। नरेंद्र मोदी जी अब ये कह रहे हैं कि वो असम के में उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए बंगाल के साथ कुछ क्षेत्रों का में एक्सचेंज करना चाहते हैं, अदल बदल करना चाहते हैं कुछ जिलों का, और वो भी घुसपैठ को लेकर बहुत चिंतित हैं। बिल्कुल 10 साल बाद ऐसा लगा कि कोई प्रधानमंत्री बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए चिंतित है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपको भी उनकी इस योजना के बारे में पता होगा कि कुछ जिलों का बदलाव चाहते हैं वो बांग्लादेश के साथ, कुछ क्षेत्रों का बदलाव चाहते हैं असम में, क्या उससे फ़ायदा होगा? हाँ, इस मामले में ये योजना नरेंद्र मोदी की है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये योजना तो मनमोहन सिंह ने भी दी थी। जी। हमारी सीमा झिकझैक है जी। यानी कुछ हमारा हिस्सा, हमारे ज़मीन का हिस्सा बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ है, कुछ उनका हिस्सा भारत में घुसा हुआ है, फिर हमारा हिस्सा उनके, ऐसी। तो मनमोहन सिंह गए थे वहाँ चर्चा करने बांग्लादेश में, तब भी एनक्लेव के लेन देन की, इसको एनक्लेव बोलते हैं, एनक्लेव लेन देन की बात हुई थी जी। और कुछ बात ये भी बनी थी कि हमने कुछ 80 एनक्लेव उनको दिए थे, उनके कुछ हमें 150 के लगभग, अभी एग्जैक्ट संख्या मुझे पता नहीं, किंतु ऐसे एनक्लेव, किंतु हमारे एनक्लेव संख्या में ज़्यादा थे, एरिया हमारा ज़्यादा गया 80 और इसमें, और उसमें से भी मुस्लिम जनसंख्या हमारे पास और आ गई, हमारे इसमें से तो कम गई जनसंख्या उधर, ऐसा उस समय हुआ था। तो इसके पीछे का उनका तर्क ये था कि
लाइन झिकझैक होने के कारण बराबर सीधी हो जाए नहीं, ताकि हाँ, उसे लाइन सीधी उसे हो जाए, फेंसिंग की जा सके, तो उस पर फेंसिंग हो फोर्स सके, किया हाँ। लगाया जा सके। यही बात कुछ अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी कही है, किंतु इसके कारण घुसपैठ रुकेगी ये मैं उतना नहीं मानता हूँ। इच्छा शक्ति के कारण रुकेगी। पूर्व सरकारों की इच्छा ही नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी रोकने की। चलिए, जो लोग आ गए हैं, हाँ, जो आ गए हैं और उन्होंने जैसे तैसे एन के प्रकरण पैसा देके, रिश्वत देके, पॉलिटिकल से राशन कार्ड बनवा लिए, भारत के नागरिक बन गए। आपको नहीं लगता कि क्या इनकी पहचान की जाना चाहिए और इनको वापस भेजा जाना चाहिए? आप कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल भेजा जाना चाहिए, लेकिन क्या इतना संभव है, सरल है कि इनकी पहचान की जाए और इनको वापस पहुंचाया जाए? एक बात तो हम मानते हैं ये कि जो हिंदू आया है वहाँ से वो प्रताड़ित होकर आया है, जी, अपमानित होकर आया है, जीना उसका दूभर कर दिया है, इसलिए आया है। पाकिस्तान में सिंधियों की बहुत बुरी हालत है। इंदौर में कोई 5,000 से ज़्यादा पाकिस्तान के सिंधी रह रहे हैं और वो बताते हैं कि वहाँ बहन बेटियों की असमत आबरू सुरक्षित नहीं है। यही हाल बांग्लादेश में है। हम ये मानते हैं, भारत रक्षा मंच तो, कि दुनिया भर में कहीं भी हिंदू अगर अत्याचारित होता है, उसका जीना दूभर हो जाता है, उसके जीवन पर ही संकट आता है, तो उसका स्वाभाविक घर भारत है। हमने अभी एक प्रस्ताव पारित किया है कि हिंदू का पुश्तैनी अधिकार है भारत में आना। ये उसको वीजा मिलना चाहिए, उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। किंतु फिलहाल हमने केवल इतना ही कहा। शिवराज सिंह चौहान इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। वो पाकिस्तानी हिंदुओं को यहाँ नागरिकता वगैरह देने की कोशिश कर रहे हैं और प्रस्ताव कर रहे हैं। अच्छी बात है। अभी तो हमने केवल इतना ही कहा है कि कम से कम उनको रिलीजियस रिफ्यूजी का तो स्टेटस प्रदान करें, जैसा तिब्बत से आए हुए शरणार्थियों को दिया है, वो इनको मिलना चाहिए। एक बात आपने जैसे बताया कि बहुत से मुसलमान तो दरिद्रता के कारण, बांग्लादेश में 70% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है और इसलिए भारत आ गए, गरीबी के कारण नौकरी की तलाश में, और यहाँ के नागरिक बन गए। और तो अब इनकी पहचान नहीं, अभी नागरिक बने ऐसा हम नहीं मानते हैं। नहीं, आपने कहा राशन कार्ड बनवा लेते हैं, मतदाता सूची बनवा लेते हैं। बराबर, राशन कार्ड बनवा लिया है, आधार कार्ड बनवा लिया है, वोटर लिस्ट में नाम आ गया है, तो नागरिक हो गए ना। इसके बावजूद भी आसाम में जब मांग थी तो उनको डी वोटर्स, डाउटफुल वोटर्स ऐसा किया गया है। हमारा ये कहना है कि इसके मामले में केवल आधार कार्ड ये पहचान नहीं होगी, इसके आधार पर व्यक्ति को नागरिक मान लेना। जैसे आधार कार्ड के मामले में भी बाद में सरकार ने कहा कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है, है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो वैसे ही हमारा ये कहना है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, ये नागरिकता का प्रमाण पत्र इनके लिए नहीं है। इसके लिए तो उनको अगर इंदिरा गांधी और मुजीब का समझौता भी मान ले हम, जो बांग्लादेश बनने के बाद हुआ 72 में, वैसे तो फॉरेनर्स एक्ट पूरे देश के लिए बना है और वो सब जगह के लिए अप्लाई होता है, उसके अनुसार तो नहीं। सुरकान जी, मेरा प्रश्न वही है कि इनकी कैसे पहचान की जाए? ये आ गए हैं, रह रहे हैं, तो इनकी पहचान कैसे की जाए कि ये बांग्लादेशी हैं, और इनको फिर पहचान हो जाए तो इनको वापस इनके घर भेजना, ये दो बड़ी चुनौतियां हैं। बराबर, बिल्कुल बराबर है। तो ये कैसे होगा? हाँ, इसके लिए मैं बताता हूँ, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन थोड़ा करना पड़ेगा मुझे। हमने ये कहा है, समस्या पहली तो ये है कि घुसपैठ सीमा पर रोकी जाए, ये एक पहला काम है सीमा पर। उसके लिए फेंसिंग टाइट होना चाहिए, है ना, गश्त तेज होना चाहिए, पास पोस्ट बनना चाहिए। वहाँ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे बीएसएफ है, वैसे सीआरपी है, वैसे आसाम राइफल्स है, ये सब एक यूनिट के अंदर, एक ही यूनिट को मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं फोर्स के प्रति बहुत सम्मान रखता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे मालूम है कि हमारी फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऐसे उदाहरण भी हैं कि 100 रुपये लेकर हमारे फोर्स के लोग ही उनको सीमा पार करवाने का काम करते हैं। हाँ, बराबर, ये भी बात आपकी सही है। इसका भी कारण ये है कि वो जानते हैं कि सरकार ये चाहती है
तो उसमें अपन भी अपनी कमाई कर लें। एक दूसरा हमारा ये कहना है कि ये जो रिश्वतखोरी चलती है उसका कारण भी ये है कि एक जगह एक सिपाही का ज़्यादा देर तक रुकना, इसलिए शफलिंग होते रहना चाहिए। शफलिंग होगा तो नज़दीकियाँ नहीं बनेंगी। फोर्स की और गांव के लोगों की जो नज़दीकी बन जाती है उसमें से ये भ्रष्टाचार आसान होता है। और तीसरा हमारा ये कहना है कि ये सब एक आसाम राइफल्स के अंतर्गत दो, जिनको अपने आसाम बचाने की चिंता है। ये जो अलग अलग सबका कमान अलग अलग है, इससे भी वहाँ गड़बड़ होती है। एक कमांड एक ऑर्डर होना पड़ेगा आपको, ताकि वो हो जाए। चलिए, आपने आसाम एक बात और हमारा ये भी कहना है कि जो लोग आते हैं अन्य गलत रास्तों से आने के बारे में सख्ती बरती जाए। जो रबर बुलेट, प्लास्टिक बुलेट का प्रयोग है ये बंद हो और असली बुलेट का प्रयोग होना चाहिए। कोई भी गलत रास्ते से आ रहा है तो वो शूट होना ही चाहिए। और जो सही मार्ग है उसमें कुछ सुविधाएं प्रदान की जाए। सुविधाएं ये है कि जो कोई आता है, अगर वो घुसपैठ कर रहा है तो उसे गोली मार दी जाए। हाँ, और अगर वो जेन्युइन है, वास्तव में आना चाहता है, तो वो जो हमारी चौकियां हैं सही जगह, वहां से वो अगर आता है तो वो उसके मैं सूर्यकांत जी असम पर आपको लाना चाहूँगा। आपने असम पर काम भी किया, जाते भी हैं आप। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच में और वहाँ जो बोडो जनजाति के लोग हैं उनके बीच में ज़बरदस्त हिंसक झड़पें होती हैं। बोडो लोग जो हैं वो तो सरकार का हिस्सा है। ब्रह्मा, उनके बोडो के जो सबसे बड़े नेता हैं ब्रह्मा, वो मंत्री हैं असम में। और उनके लोग जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिंदा जला देते हैं, बस्ते जला देते हैं। और जितने बांग्लादेशी घुसपैठी मारे गए हैं, हज़ारों की संख्या में मारे गए हैं। गुजरात में मुस्लिम मारे गए थे, उसका हंगामा पूरे देश में आज तक होता है और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन असम में तो बोडो उग्रवादी, आप उग्रवादी कहें या आंदोलनकारी कहें, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को कत्लेआम कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? किंतु आपका जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर हुए बिना आपने दूसरा कर लिया। मेरा पूरा उत्तर जरा सुन लेते हैं, फिर मैं इस विषय पे भी बताता हूँ आपको। हमारा ये भी कहना है कि बॉर्डर पर घुसपैठ को रिकॉर्ड में लाया जाए। हमारा आग्रह इसका है, रिकॉर्ड में ये आना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता ये है, ये अनरिकॉर्डेड जो एंट्री है ये बंद होनी चाहिए। और इसलिए रिकॉर्ड में लेने के लिए सीमा पर भी कुछ व्यवस्था की जाए कि जो अपने जान माल धर्म बचाने के लिए अंदर आ रहा है उसको वहीं रिलीजियस रिफ्यूजी वाला एक प्रमाण पत्र मिले, जो काम धंधे के लिए आ रहा है उसे वर्क परमिट मिले, जिससे वो रिकॉर्डेड एंट्री हो। और इसलिए वहाँ कुछ सुविधाएं दे दी जाए कि ये जल्दी बन जाए, कम इसमें बन जाए, आसानी से बन जाए, ये हमारा कहना है। और ऐसी व्यवस्था बाद में देश के लिए हम चाहते हैं कि कानूनन की जाए। तो इस विषय में आप ज़्यादा जानना चाहेंगे तो मैं आगे बताऊंगा। किंतु आपका जो दूसरा प्रश्न है कि वहाँ जो मारधाड़ चल रही है, ऐसा है पूरे देश में, असम में पूरे देश में एक कानून बनाए कि वनवासी की जमीन अन्य कोई खरीद नहीं सकता। जी, असम में भी है, मध्य प्रदेश में भी आदिवासी जमीन आदिवासी खरीद सकते। में जो हाल हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि जिस तरह से सरकार के इसके प्रति अनदेखी कर रही है, जानबूझकर करती रही है लगातार, परिणाम स्वरूप जो बांग्लादेश का मुसलमान आ रहा है बांग्लादेश से काम धंधे के लिए हो या किसी बात के लिए, सामान्यतः बोडो वनवासी जो है उसकी गांव की जनसंख्या है 200 झोपड़े, 200 मकान। उसके आसपास पहले 20 घर बनते हैं, बाद में 20 के 200 झोपड़ियां बन जाती है, 200 का 2000 हो जाता है। वो सारा गांव ही उसमें एक तरह से डूब जाता है। उनके अपने खेत पर जाने के रास्तों में अड़चने आने लगती। ये जितने आते हैं, ये अगर ज़मीन नहीं खरीद पाते तो फॉरेस्ट का जो लैंड है, सरकारी ज़मीन, वन भूमि, हाँ वन भूमि, जंगल काट के भी, और मठ मंदिर वगैरह इनकी भी ज़मीन इस पे कब्जा करते हैं। और इसको हटाने के लिए सरकार कतई प्रयत्न नहीं करती। इसमें से एक स्थायी रूप से दोनों में वैमनस्य बना हुआ है। बोडो ये चाहता है कि भाई आपने कानून बना दिया किंतु जमीनें तो जा ही रही है उनके पास। मतलब इसका मतलब क्या आप जिंदा जला दोगे लोगों को? नहीं, बोडो ने जिंदा जलाया
ये ठीक वैसे ही कहना है कि गोधरा में जिंदा जलाने के बाद अगर कोई रिएक्शन हुई तो कहना कि आप क्या ये करोगे क्या। जो हुआ बोडो बांग्लादेशी संघर्ष, उसके बारे में तो अब अपने सीबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है, उसने एफआईआर भी दायर कर दिया है। घटना भी जो है ये 9 या 19 जुलाई को 4 बोडो उग्रवादी जिन्होंने सरकार के सामने सरेंडर किया था और जो उग्रवाद छोड़कर सामान्य धारा में आना चाहते थे, वो लोग समर्पण करने के कारण उनको पुलिस वैन में पुलिस थाने पे ले आई। किंतु कोकराझार में जब मुसलमानों को ये ध्यान में आया तो 1000 मुसलमानों की भीड़ ने जाकर वहाँ घेर लिया और चारों बोडो लोगों को पुलिस वैन से निकाल करके पीट पीट करके मार डाला। ये पीट पीट कर मार डालना, ये जलाकर मारने से भी भयंकर हत्या है। और 4 बोडो लोगों को इस तरह मारा। उसके बाद प्रतिक्रिया चालू हुई। बोडो में आतंकवादी संगठन है, उसने प्रतिक्रिया जो की वो उसी प्रकार का उत्तर दिया। जिस भाषा में बोडो के साथ व्यवहार हुआ था उसी भाषा में बोडो का प्रत्युत्तर हुआ। इससे फिर चीख चिल्लाहट जो हुई वो केवल आसाम में नहीं, सारे देश में, खास करके उत्तर प्रदेश में 5-6 जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस प्रकार का हिंसक प्रदर्शन मुसलमानों का हुआ है। आप याद करो 2012 को, और मुंबई का वो याद करो जब मुंबई के में रजा अकादमी ने धरना दिया और मीडिया के ऊपर हमला हुआ और मीडिया को बहुत मारा गया। एक पुलिस का पुरुष मारा गया, एक महिला पुलिस मारी गई। लोग हथियार लेकर धरने में गए, नाम था रजा अकादमी का। ये हुआ और इसके बाद जो बौखलाहट है और जिस तरह देश के मुसलमानों ने खुलकर बांग्लादेशियों का साथ दिया वो चौंकाने वाला था। सब पूरे देश में जगह जगह, अपने इंदौर में धरना हुआ मुसलमानों का बांग्लादेशियों के समर्थन में उस समय। और बाद में ईद के बाद हम तुम्हें देख लेंगे, इसका बदला लेंगे, ऐसे एसएमएस बंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, इस सब जगह पे हुए, नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थियों को, नागरिकों को। और कमाल की बात ये हुई कि लोगों को हमारी वहाँ की आंध्र की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, इनके सुरक्षा व्यवस्था पे भरोसा नहीं था। लोगों को भरोसा था इनके जंगलीपन पर कि ये जंगलीपन से हमें मार ही डालेंगे। हजारों की तादाद में लोग भागे हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हजारों के। सरकार को स्पेशल ट्रेनें लगानी पड़ी। आपको याद आ रहा है ये प्रसंग? नहीं, वो तो सरकार ने बाद में कहा कि वो तो अफवाह फैला दी लोगों ने, इसलिए लोग भाग रहे हैं, मणिपुर के लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल मैंने माना, अफवाहों के कारण भी क्यों न हो, किंतु इतनी बड़ी मात्रा में हमारे देश का नागरिक, उसे सुरक्षा नहीं है, असुरक्षित अनुभव करके भागता है पुणे, मुंबई, इन सब शहरों से। क्योंकि सूर्यकांत जी, हमारे शो का समय खत्म हो रहा है, आपका विषय बहुत विस्तारित है और बहुत सारी बड़ी समस्या है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं बहुत संक्षिप्त में कि जो मैंने जहां से सवाल आपसे शुरू किए थे कि इस घुसपैठ को रोकने की दिशा में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, हाँ, कुछ परिवर्तन आएगा, क्या सोचते हैं आप? बराबर। वैसे तो हमने 4-5 अप्रैल को दिल्ली में हमारी बैठक की थी, तब हमने ये सोचा था 4-5 अप्रैल 2013 में कि आने वाले 2 वर्षों में ही इसका हल निकाला जाए, उसके लिए जो कुछ करना पड़े करें। और ऐसा लगता है कि भगवान भी चाहता है, इसलिए यूपीए की सरकार गई जिसकी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, और एक अच्छे मुख्यमंत्री जो उनके चुनावी भाषणों में भी इस विषय पर बोले और अच्छा बोले। जैसे हमने कहा कि हिंदुओं का ये स्वाभाविक घर है, वो उन्होंने भी कहा है, और ये भी कहा है कि बांग्लादेशियों को ऐसे हम निकालेंगे। हमारा अब प्रयत्न ये है कि इसके ऊपर हम सघन प्रयत्न बाकी सब लोगों की मदद से करेंगे। 4 प्रकार के दबाव, 4 प्रकार से हमारे प्रयत्न होंगे। एक तो पॉलिटिकल प्रेशर, राजनीतिक दबाव निर्माण करेंगे, मीडिया प्रेशर निर्माण करेंगे, हम लीगल प्रेशर निर्माण करेंगे। कोर्ट ने, यानी यूपीए सरकार को कई बार कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको निकालो,
सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, बेशर्मी की हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, स्थानीय कोर्ट ने, कई जगह है ऐसा कि इनको निकाल क्यों नहीं रहे हो। कोर्ट झल्लाहट प्रकट कर रहा है, नहीं निकाल रही सरकार घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों। हाँ हाँ हाँ, सरकार कई मामलों में, मतलब पाकिस्तान की घुसपैठ से ज्यादा खतरनाक ये बांग्लादेश की घुसपैठ से, सूर्यकांत जी आप ये कह रहे हैं? हाँ, एक तरह से बराबर है आपका कहना। पाकिस्तानी घुसपैठ से डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही है और लोकतंत्र पे इतना भयंकर आघात नहीं है। और पाकिस्तानियों से झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती है, हम मार गिराते हैं उनको, वो कश्मीर से आते हैं, हम मारते हैं उनको। आसाम में जो हो रहा है, बंगाल में जो हो रहा है, आसाम में आज 18 AIUDF के MLA चुन के आए हैं। AIUDF मतलब ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके नेता है बदरुद्दीन अजमल। और बदरुद्दीन ऐसा माना जा रहा है कि वो जो बांग्लादेशी बोडो संघर्ष के बाद जो देश भर में हिंसक धरने वगैरह, उसके पीछे बदरुद्दीन अजमल का हाथ था। और बदरुद्दीन अजमल की जो पृष्ठभूमि है वो बांग्लादेश की पृष्ठभूमि है। हाँ। और वहाँ डेमोग्राफी चेंज का परिणाम ये होने जा रहा है कि वहाँ हम तो कह रहे थे कि ये सब होने में एक 20-25 वर्ष लगेंगे, हमें अब आसाम के लोग कहते हैं कि आप 20-25 की बात कर रहे हो। कभी भी इनके आज 18 लोग आए हैं और कुछ लोग आ गए, तो अपने ही कुछ लोग यानी भारतीय लोग भी उनसे हाथ मिलाकर उनकी सरकार बना देंगे। आज अड़चन यह भी हुई है कि उनके ग्राम पंचायतों में उनके ग्राम बूढ़े यानी सरपंच जीत के आए, वो भी प्रमाण पत्र देने को तैयार है कि ये यहाँ का नागरिक। खैर, मैं आपको सूर्यकांत जी यहाँ रोकना पड़ेगा, समय की इजाज़त नहीं देती है और आपका अध्ययन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम आपकी चिंता से बहुत सहमति जाहिर करते हैं। और सूर्यकांत केलकर इस उम्र में भी, जब लगभग वे 70 के दशक में चल रहे हैं, 70 वर्ष के हैं, इस उम्र में भी भारत के हितों को लेकर चिंतित हैं, भारत की सीमाओं को लेकर चिंतित हैं, तो नौजवानों का फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे आएँ और भारत में जो घुसपैठ हो रही है, सूर्यकांत जी ने जैसा कहा और बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान की घुसपैठ से कहीं ज़्यादा खतरनाक बांग्लादेश की घुसपैठ है, क्योंकि वो हमारे डेमोग्राफिकल स्थितियों को चेंज करती है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर भी हमला करती है और हमारी डेमोक्रेसी पे भी धीरे धीरे कब्जा करती जा रही है। आपको यह हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिएगा SR मध्य प्रदेश।